नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से बिल आखिर वो तकरीर कर ही ली जिसका शायद हुकूमत को बहुत खौफ था, जिससे 3 दिन लगता था ऐसा कि कयास मचा रहा पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, और शहबाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर सके। हर दफ़ा उस पेंडेमोनियम की वजह से, उस कयास की वजह से प्रोसीडिंग जो है वो डिले होती रही। बिल आखिर आज शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही पुरवकार तरीके से 3 घंटे से ज़्यादा लंबी उन्होंने तकरीर की, और सिर्फ उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार नहीं किया हुकूमत के बजट पे, हुकूमत की माशी पॉलिसी पे, बल्कि उन्होंने बहुत से प्रपोजल्स भी दिए हैं। तकरीर तो बहुत लंबी थी, एक झलकी उसकी आपको दिखाता हूं ताकि कुछ आपको अंदाजा हो सके टोन एंड टेनर का। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे एक गहरी गार में धकेले गए कि अगर पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे तरक्की नहीं करते तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की तब है जब पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है। 3 सालों में जिस तरीके से ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा, बदतरीन इंतकाम। जो बोलता है उसको नायब नियाजी गठजोड़ जो उसको पकड़ ले। नाज़रीन, अगर शहबाज शरीफ साहब ने नायब नियाजी गठजोड़ के ऊपर अपना कमेंट किया या उसका इख्तिताम किया, तो असद उमर साहब ने नायब नियाजी गठजोड़ का जवाब कैसे दिया वो सुन। जब लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, दुबई के टावर्स के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें नजर आए तो पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि वो सवाल पूछें ये पैसा किधर से आया। इसका दिफा नियाजी नायब गठजोड़ के नारे लगाना नहीं है। उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने खड़े होकर कहा ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होने में हफ्ते रह गए। उन्होंने कहा असद साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन असद साहब टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसकी सिमत बदलने में भी टाइम लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा इनकी हुकूमत खत्म होने के आखिरी हफ्तों में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना कि जहां शहबाज शरीफ साहब ने बात खत्म की नियाजी नैब गठजोड़ पे, वहां असद उमर साहब ने बात खत्म की जाके डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल में, जो उस वक्त के वजीर खजाना थे। फॉर्चुनेटली डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ ही मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं एक फ़ोन लाइन के जरिए। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइज़र हैं इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, ये क्या कहते हैं असद उमर साहब की? डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ये सही बात कह रहे हैं? असद उमर साहब, क्या वाकई आपने ये एतराफ़ किया था उस वक्त? नहीं, वो बात वो कर रहे थे कि ये टाइटैनिक डूब रही है मुल्क की, तो मैंने इनको कहा था कि मुल्क जो है वो ठीक है मईशत मसाइल में होती है, लेकिन उसको हम संभाल लेंगे। अब इसको मरोड़ चरोड़ के ये बता रहे हैं और एकदम गलत बयानी कर रहे हैं असद उमर साहब। और असद उमर साहब को अगर करप्शन की इतनी फिक्र है तो असद उमर का आपको ये सोचना चाहिए ना कि मिफ्ता इस्माइल को क्यों बंद कराए, शाहिद अब्बासी को क्यों बंद कराए, एहसन इकबाल को क्यों बंद कराए, ख्वाजा आसिफ को क्यों बंद कराए, हमजा शहबाज शरीफ को बंद किया। उसकी बेचारे की गाड़ी से चरस निकली है, निकलवाई फैसलाबाद टू राना सना की। पूरी आपने मुस्लिम लीग की फर्स्ट लीडरशिप को डाल दिया, मुझ जैसे सेकंड लीडरशिप को भी डाल दिया आपने। जो आपको और इसमें क्या शुबा है कि पीटीआई के एक आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया? और ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि आप 2-2 साल लोगों को इल्ज़ाम लगा के जेल में रख सकते हैं? मैं अभी भी आपको कहता हूँ, और शाहिद अब्बासी 1000 मरतबा कह चुका है कि हम 5 साल मुस्लिम लीग के ये जो थे, इसमें आप एक स्कैंडल बता दीजिए हमको। आप मिसाल के तौर पर बिक्की बलो की हवेली बादशाह, आपने बड़ी तफसील से बात करी थी आज शहबाज शरीफ साहब ने कि वो हमने जो नेपरा ने रेड करे थे उसके आधे पैसे में करा था। लेकिन बहरहाल जो 5 साल 4 साल पहले ये जो बार लेके आते हैं बातें, हम इस पर नहीं करेंगे। मैं बात ये करना चाहता हूँ सर कि 2-3 साल इमरान खान की हुकूमत को वो 2 करोड़ लोगों को, जो शहबाज शरीफ ने कहा, ख़त गुर्बत के नीचे धकेल दिया। मतलब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी अब 18,600 रुपये ख़ानदान, 6 लोगों के ख़ानदान की तनख्वाह नहीं है, 3,000 रुपये फ़ी कसब उनके पास आमदन नहीं है। तो 7.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत में हैं। 1 करोड़ 30 लाख बच्चे आज भूखे इसलिए सोएंगे कि इमरान खान ने मईशी पॉलिसी गलत करी है, और जिसका असद उमर साहब ने इफ्तिताह करा था गलत पॉलिसीज़ का।
और उन्होंने जाके कहा था कि मेरा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। जब वो एंग्रो में काम करते थे और एंग्रो वाज द लार्जेस्ट क्रेडिटर डेटर इन पाकिस्तान, तो जब वो एंग्रो के बारे में तो नहीं कहते थे वो बैंकरप्सी हो रहा है, तो मेरे मुल्क के बारे में क्यों कहते थे? और उस बैंकरप्सी कहने के बाद 15,000 अरब रुपया उधार ले चुका है। तो जो मुल्क बैंकरप्सी पे हो उसको 15,000 अरब रुपया कौन कर्ज देता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कर्ज? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 50 लाख लोग इमरान खान के आने के बाद आज बेरोजगार हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 15%, इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है 2% पे मैं छोड़ के गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने 13% वीक ऑन वीक 25 फरवरी से हर हफ्ते, मोहित भाई 25 फरवरी से हर हफ्ते वीक ऑन ईयर ऑन ईयर 13% जो है एसपीआई की इन्फ्लेशन हो रही है। ये जवाब देने हैं इनको, ये बजट के अंदर सॉल्व करना है। 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, आपने पहले 20 मिलियन के 20%। अच्छा जरा हुकूमत का भी रिस्पांस इसमें ले लें जनाब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, योर रिस्पांस टू दैट, गवर्नमेंट का रिस्पांस ले लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब ले लीजिए 2 करोड़ नहीं, अब कभी आपने 50 लाख भी कहा और 2 करोड़ भी कहा, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशानी है मुझे कि 2 करोड़ का फिगर क्या है और 50 लाख का फिगर क्या है? देखें 2 करोड़ मुफलिसी में गए, खाते गुर्बत से नीचे हुए हैं, और 50 लाख बीमार हुए। सॉरी जी, आप सुन सकते हैं, बेरोजगार हो गए। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, हुकूमत का रिस्पांस। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, गवर्नमेंट का रिस्पांस। कहूँगा कि एक चीज का मुझे जवाब दे दें और उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे कि जिस दिन इन्होंने हुकूमत पीटीआई के हवाले की उस दिन 30 अरब डॉलर का ये छोड़ के गए थे बिल जो हमने अदा करने थे, और उसके लिए पैसे नहीं थे। 30 अरब डॉलर का, जो आपके रिजर्व से भी कोई 250-300% ज़्यादा थे। डेली हर रोज़ $100 मिलियन का खसारा था जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, और वो आपको IMF में जाना पड़ा। उसके बगैर कभी ये हो नहीं सका कि उसको आप कर सकते सेव। कोशिश की कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद करें, और उन्होंने दी मदद। तकरीबन 10 अरब डॉलर तक वो आपने अरेंज कराए पैसे, लेकिन अल्टीमेटली आपको IMF के पास जाना पड़ा। और IMF का प्रोग्राम जो आपको मिला वो खासा सख्त प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के साथ एक डेट क्राइसिस था जो टोटली डॉलर्स के ऊपर उसका बेस था। तकरीबन $100 बिलियन के फॉरेन डेट्स के करीब हम पहुंच चुके थे, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का वो था। और आपकी तमाम जो विंडोज़ थी इंटरनेशनल फाइनेंस की वो बंद हो चुकी थी। उसमें जब आपको एक डीवैल्यूएशन करनी पड़ती है, आपको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे लेके जाना पड़ा, और वो जो है वो बड़ा महंगा चीज़ होती है। जब आप इस तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं उससे गरीब हो जाते हैं लोग, उससे मुल्क गरीब हो जाते हैं। और हमारा जो उस वक़्त ये प्रोजेक्शंस था कि ये 200 रुपये का डॉलर होगा, और फॉर्चुनेटली वो 165 तक गया, और उसके बाद नीचे आके अब स्टेबलाइज हो गया। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% PMLN फिर सर डॉलर ऊपर जा रहा है। हाँ जी, वो जाता रहेगा, डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है। इस वक्त 157 डिटरमिनेट है। जब उसके ऊपर आजकल क्योंकि ऑयल प्राइसेस उठ रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जरा पीपल्स पार्टी को, मैं जरा कायरा साहब को, पीपल्स पार्टी को इसमें लेके आऊँ। कमर जमान कायरा साहब, आप पाकिस्तान के 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और बड़ी ज़बरदस्त आपने मिनिस्ट्रीज़ की उस वक्त और उस हुकूमत में। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज मैं सारा दिन देख रहा था कि जब लोग PMLN के अपीयर होते हैं, यानी PTI की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हमें बहुत बुरा खसारा करंट अकाउंट और बुरी मीशत देकर गए थे। PMLN वाले कहते हैं कि 2013 में जब PPP गई उन्होंने हमें बड़ी बुरी मीशत दी थी, बहुत बुरे हालात थे, हमने उसको ठीक किया। आपका क्या इस पर इस्तदलाल है कायरा साहब? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं ना, हर हुकूमत कहती है पिछली हुकूमत बड़ा खजाना दे गई है और खजाना खाली करके दे गई। कोई एक बजट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे उसने कहा हो कि नहीं बड़े हालात अच्छे हैं और मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है और मैं इसको बेहतर करूँ। तो ये तो एक स्टीरियोटाइप स्टोरी है जो हर वजीर खजाना सुनाता है, और हर हुकूमत यही कहती है, मेरी हुकूमत भी यही कहती है। लेकिन कुछ हकायक वो हैं जो आपको अमूमी तौर पे सामने चीजों को रख के देखने की जरूरत है। नंबर 1, 2008 के हालात क्या 2018 के हालात से कंपेयर हो सकते हैं?
2008 में सूरत हाल क्या थी कि आपका GHQ अंडर अटैक था, आपकी फोर्सेस अंडर अटैक थी। पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आता? इन्वेस्टर तो बाद की बात है, फॉरेन मनी तो बाद में आता। जो बाहर से बाहर आता था वो भी आके आपको सिंगापुर या दुबई में मिलता था। ये दोनों मेरे साथी इकोनॉमी के माहिर हैं, मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला बंदा हूँ। लेकिन जो हमारी LCs थी तो वो कोई लेने को तैयार नहीं था, और हमारे बैंकों की LCs को फिर दोबारा दुबई और सिंगापुर से काउंटर गारंटी कराया जाता था। हमें भी बड़े मुश्किल हालात से इकोनॉमी मिली थी, दहशतगर्दी बहुत अरूज पे थी, और हमने पाकिस्तान के अंदर, दोनों मेरे साथी हैं इकोनॉमी के माहिरी में, और डॉक्टर साहब आप भी इकोनॉमी को देखते हैं, हमारे दौर में पाकिस्तान का जो रेवेन्यू रिसीट्स थे, मैं मोटे मोटे बातें करता हूँ, ये बरीकी की बातें दोनों दोस्त कर लेंगे। जो रेवेन्यू रिसीट्स थे वो कोई 1000 अरब से ऊपर थे तकरीबन 2008, और 2013 में जब हमने हुकूमत दी तो ये कोई 2000 अरब के करीब थे। 1000 अरब 1000 कुछ 2000 डबल कर दिया आपने रेवेन्यू, ऑलमोस्ट डबल किया। इसी तरह बस तरीन हालात के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी, उनको 25-25.5 अरब तक लेके गए। पाकिस्तान 2008 में फूड डेफिशिएंट था, गंदम चीनी बाहर से आ रही थी, दालें बाहर से आ रही थी। हमने 1 साल में पाकिस्तान को फूड सफिशिएंट किया और उसके बाद फूड सरप्लस में रहे। इसके अलावा हमने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से हिट हुए लोग थे बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड अदर रीजन, जो इकोनॉमी का जो हिट था, उनको एड्रेस करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। ये जो हेल्थ कार्ड और फलाना कार्ड, ये सब उसके तस्वुरात थे। इन तस्वुरात को आगाज किया, और आप जानते हैं डॉक्टर साहब जी कि जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो उस प्रोग्राम के आगाज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो आस्ता आस्ता डिजॉल्व होते हैं, कुछ रास्ते की रुकावटें होती है जो आस्ता आस्ता दूर होती है। ये बेनजीर आज उसको एहसास है, कोई भी नाम दे लें, तो हमने ये शुरू किया। हमने तनख्वाहें बढ़ाई और बहुत सारा पैसा मार्केट में सर्कुलेट किया ताकि एक फील गुड फैक्टर भी हो, और जितना पैसा रोटेट होगा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी आएगा। महंगाई यकीनन हुई, लेकिन हमने महंगाई का इलाज भी किया। इस गवर्नमेंट के दौर में क्या आप अपना रेवेन्यू बढ़ा पाए हैं? आज दहशतगर्दी वो नहीं है। ठीक है। क्या आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा पाए हैं? आज हालात वो नहीं है। क्या आप पाकिस्तान को फूड एफिशिएंट रख पाए हैं? आज हालात 2008 वाले नहीं है। बड़े तीखे पाकिस्तान में बेरोजगारी पे बड़े तीखे चुपते हुए सवाल आपने उठाए, जरा मैं क्विकली डॉक्टर मोहित आखिरी बात, जो बातें हम कर रहे हैं पिछले 3 बजट्स में उनकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। वो नारे, वो वादे जो इमरान खान साहब स्टेजों पे मारते थे, जो कहते थे हमारा इतना पैसा बाहर पड़ा है, इतना पोटेंशियल है, ये बड़े करप्ट हैं, इनको लोग टैक्स नहीं देते, हम आएंगे तो लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ वो लाइनें कहाँ लगी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ गई। बड़े मुश्किल सवाल उठा दिए डॉलर बाहर से आ गया। कायरा साहब, बड़े मुश्किल आपने सवाल उठा दिए। मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब का, सलमान शाह साहब का भी इस पर जवाब ले लूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी लाऊं, लेकिन ब्रेक का मेरा वक्त आ गया है, और ब्रेक के बाद मैं दोनों कहूँगा, बिकॉज कायरा साहब ने तो ये भी कह दिया है कि मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला आदमी हूँ। ये दरअसल दोनों जो हैं ये मईशत के एक्सपर्ट्स हैं। तो ब्रेक के बाद मैं दोनों मईशत के एक्सपर्ट्स को टच अपॉन करता हूँ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने सुना वक्फे से पहले कमर जमान कायरा साहब ने ये कह के जान छुड़ा ली मुश्किल चीज़ों से, ये कह के कि मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला आदमी हूँ, और एक्सपर्ट जो हैं मईशत के वो आप हैं या फिर डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं। लेकिन ये उन्होंने हमें ज़रूर बावर करवाया कि जिस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली वो ज़माना था जब दहशतगर्दी के हमले GHQ पे भी हो रहे थे, वो GT रोड पे भी हो रहे थे, सवात में भी मसला था, बलोचिस्तान में भी मसला था, और बुरे हालात थे, फूड इन्फ्लेशन थी, सब चीज़ें थी, इंटरनेशनल क्राइसिस था फाइनेंशियल। तो पीपल्स पार्टी ने अपने टैक्स रेवेन्यूज को डबल कर लिया था। अब दूसरी तरफ से सलमान शाह साहब ये कहते हैं कि जब आप हुकूमत छोड़ के गए, जिस हुकूमत में आप वजीर खजाना थे 2018 में, तो आप $30,000 के पेएबल छोड़कर पीछे गए, जिसकी वजह से एक बहुत ही मुश्किल IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा, और जिस 50 लाख लोगों की बेरोजगारी और जिस महंगाई और जो 2 करोड़ लोग इन्फ्लेशन से, उसमें पॉवर्टी से नीचे हैं, उसकी वजूहात वो सिचुएशन थी जो आप छोड़ के गए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब।
डॉक्टर साहब, एक तो ये कि कमर जमान कायरा साहब जो है कुछ बहुत ज़्यादा कसर नफसी से काम ले रहे हैं। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ज़रूर करते हैं, एक बहुत मुतहर्रिक सियासी वर्कर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मईशत का जो समंदर इन्होंने कूजे में बंद किया है, बहुत अच्छा तज्जिया किया है। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह दूं कि 13.8 सर, मैंने इसीलिए कहा कि वो साथ उन्होंने कह भी दिया सब कुछ 2007-2008 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत छोड़ के। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो छोड़ेंगे, मतलब छोड़े कोई लेकिन जो 2007-8 में मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में जो नहीं कोई नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुशर्रफ साहब के आखिरी साल के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 13.8 बिलियन डॉलर्स था। उस वक्त जीडीपी गालिबन 170 बिलियन डॉलर्स थी, तो वो 8.4% मेरे ख्याल से टेक जीडीपी का हिस्सा बनता था। जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, जिसको सलमान शाह साहब सही तरीके से वो डांट रहे हैं हमको, तो वो 5.8 था और ये 8.4 खुद छोड़ के गए थे, जो पीपल्स पार्टी को मिला था। पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये बात कमर जमान कायरा ने सही करी है कि 2012 में पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है, और उसके बाद जब हम आए तो हमने एक्सपोर्ट इतनी नहीं बढ़ा सके, लेकिन बहरहाल आखिरी साल हम जब गए थे तो उस आखिरी साल में 13% एक्सपोर्ट बढ़ाई थी और हमने 24.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करी, 24.8 बिलियन डॉलर की। इन्होंने 35% डिवैल्यू करा, जल्दी से तेजी से डिवैल्यू करा, और 13% 19 बिलियन डॉलर की, जो मैं नहीं कह रहा हूं, जो शौकत अजीज पीटीआई वाले हमेशा ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि आपकी 19 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, 19-20 बिलियन डॉलर। सर मैं कल सर देखिए, नैरेटिव गलत व्हाट्सएप करने से नैरेटिव बनते हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है, एक्सपोर्ट कम नहीं होती है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिगर देख लें, 24.786 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। यहाँ तक चले, मैंने आपको बता दिया 24.8 मैंने राउंड करा था, इट वॉज 24.78 बिलियन। जो पीटीआई का पहला साल था तो 24.2 बिलियन हुई, 500 मिलियन डॉलर की कम हुई है 35% डिवैल्यू करने के बाद। अगले साल जो कोविड आया तो 2 बिलियन की कम हुई, और इस साल भी हमारी एक्सपोर्ट के बराबर पहुंचेंगे, आगे नहीं जाएंगे 3 साल बाद। ये 3 साल तक एक्सपोर्ट एक पैसा नहीं बढ़ा सके। ये जो बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमको कर्ज लेना पड़ा, तो इसका ये मतलब है कि बैंकरप्सी तो नहीं हुई, कर्ज तो आपने लिया, तो लोग आपको देने के लिए चाह रहे थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि मैं मई के महीने के एंड तक फाइनेंस मिनिस्टर था। मई और अप्रैल और मई के महीने में सिटी बैंक मुझे 2 बिलियन डॉलर 8% में दे रहा था, मैंने नहीं लिया। इन्होंने 13% इंटरेस्ट किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शौकत तरीन साहब आपको बताएंगे कि ये उनका वादा है, बेड़ा गर्क कर दिया असद उमर साहब की और हफीज शेख की पॉलिसी पे। किसी ने नहीं कहा था इनको कि 13.25% ले आओ। इवन आईएमएफ नहीं कह रही थी कि आप फॉरवर्ड लुकिंग इंटरेस्ट रेट लेके जाएं। जब आपका जो कोर इंटरेस्ट रेट 6-7% हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी 13.25% इंटरेस्ट ले जाने की। आपने 1500 अरब रुपए का मईशत को टीका मारा। इन 3 सालों में इमरान खान ने 10,000 अरब रुपए से ज्यादा का डेफिसिट किया। इस अगले साल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 3500 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, जबकि मुस्लिम लीग का एवरेज डेफिसिट 1500 अरब रुपए का है। लेकिन उस सबको छोड़ दें। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई, इस बजट के अंदर हम चाह रहे थे कि कोई महंगाई का तदारुफ करते। ये महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने मिल्क पाउडर पर ड्यूटी लगा दी। ये महंगाई बढ़ रही है, बोलते हैं हम गरीब लोगों का बजट है। ये कैसा गरीब लोगों का बजट है कि स्टॉक मार्केट के सेठों को तो आपने कैपिटल गेन्स का 2.5% का वो दे दी छूट, लेकिन आपने एम्प्लॉयज के मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स लगा दिया। आपने सुजुकी गाड़ी वाले को, सुजुकी बनाने वाले को तो आपने टैक्स ब्रेक दे दिया। आपने बाईसाइकिल के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। आपने मिल्क पाउडर के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। इन्फेंट फार्मूले के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। आपने मतलब एलएनजी के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। क्रूड ऑयल के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, जो वापस करने के हैं। आपने इंपोर्ट मशीनरी के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। ये कैसी हुकूमत चल रही है जो अवाम दोस्त भी अपने आप को बोलती है, और फिर उसके बाद आपने किसको दी? आपने कंटिन्यूस एमनेस्टी दी हुई है प्रॉपर्टी डीलर्स को, प्रॉपर्टी बैलेंस को एमनेस्टी दी हुई है। रिंग रोड काफी नहीं है, आपने प्रॉपर्टी बैलेंस को, ये खान साहब आपको याद है ना, कहते थे कि हम इसके बहुत खिलाफ हैं। और आखिरी बात कर लूं फिर डॉक्टर साहब के करमात सुनेंगे। आखिरी बात ये सर कि खान साहब ये भी कहा करते थे, आपको याद है कि ये सारी करप्शन का आगाज होता है ये जो एमएनए के हलकों में प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कहते थे ना खान साहब। 68 बिलियन 68 अरब रुपया इन्होंने इस बजट के अंदर रखा है। 46 अरब कैबिनेट डिवीजन में और 22 अरब स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर रखे हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, जो कि सिर्फ पीटीआई के हलकों के अंदर खर्च होंगे। तो बाकी हलके क्या पाकिस्तान में नहीं है? ये सवाल मुझे पूछना था। और अगर ये करप्शन की बुनियाद थी तो सलमान शाह साहब एक बहुत बड़े सवालों की एक लाइन, एक लिस्ट जो है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक लिस्ट बिल्डअप कर दिया आपके लिए। जी, आई थिंक कि ये पहले तो मैं कायरा साहब से शुरू होता हूँ कि जब कायरा साहब को की गवर्नमेंट मिली
तो उस वक़्त आपको सबको पता है कि एक इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस था और तेल की कीमत जो है वो $150 पर बैरल पे गई थी और उसकी वजह से तकरीबन आपके महीने में $1 अरब का खसारा जो था वो रिज़र्व्स आपके खाली हो रहे थे और वो वजह बनी थी आपको IMF के पास जाने की। और उस वक़्त जो प्रोग्राम आया था उसको फेल करने में सबसे बड़ा किरदार PMLN ने किया था, क्योंकि वो सारे टैक्स रिफॉर्म्स जो उस वक़्त उनको IMF ने दिए थे वो इतने टफ थे कि PMLN ने हड़तालें करवाईं और बाज़ारों में हड़तालें कराईं। VAT का जो प्रपोज़ल था उसको ख़त्म कराया और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का ख़ात्मा भी मेरा ख़्याल उसी IMF प्रोग्राम के फेलियर से हुआ। अब जब इनकी टर्न आई है, इनको प्रोग्राम भी ज़रा आसान मिला, कुछ इनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन इन्होंने प्रोग्राम तो मुकम्मल किया लेकिन उसके बाद एक खुली छुट्टी ली और वो जब इनका टर्म ख़त्म हुई उस वक़्त रोज़ाना $100 मिलियन का खसारा था रोज़ाना, और आपकी बिल्कुल जो इकॉनमी थी वो कांप रही थी और आपकी जो एक्सेस था इंटरनेशनल मार्केट्स में वो ख़त्म हो गया था। ये मिफ्ता साहब सही बात नहीं कर रहे, क्योंकि जिस किस्म की इकॉनमी उस वक़्त चल रही थी आपको सिर्फ लोन शार्क्स पैसे दे सकते थे। आपको जो $10 बिलियन आपके दोस्त ममालिक ने दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब, तो वो एक डॉक्टर सलमान शाह साहब वो कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी बैंकरप्ट हमने छोड़ी थी तो फिर आपने जो हजारों अरबों रुपए के कर्जे, डॉलर्स के कर्जे उसके बाद ले लिए, वो फिर कैसे लिया आपने? अगर इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, उसको कोई कर्जा देता ही नहीं था, तो आपने कर्जे तो लिए। आप IMF प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर आप IMF प्रोग्राम के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को उधारते हैं ताकि आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है और जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो सकें। अब IMF प्रोग्राम ने दो चीज़ें की। एक चीज़ उन्होंने ये की कि आपका एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड होगा, सो वो हमारा स्टेबल हो गया अराउंड 155। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट की बात की है, जो उसका मतलब ये सिर्फ होता है कि आपके जो अखराजात हैं डेट सर्विसिंग के अलावा वो आप तकरीबन अपने रेवेन्यू से पूरा करेंगे और प्राइमरी डेफिसिट अबाउट 0.6 के करीब रखा है। उसका मतलब ये है कि जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो आपको डेट सर्विसिंग के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा और IMF प्रोग्राम में $38 बिलियन एम्बेडेड हैं कि आपको बोरो करना पड़ेगा। ये आपकी जो एक किस्म की फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होगी उसमें आपको ये एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी और इसीलिए ही IMF प्रोग्राम को बनाया गया है, क्योंकि जब ये बात करते हैं टाइटैनिक की तो उसको मुड़ते मुड़ते बड़ा टाइम लगता है और उसके दौरान आपको ये कर्जे IMF की निगरानी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम में 38 सर मैं जरा कायरा साहब को ले लूं। बहुत से सवाल जो उठाए मिफ्ता साहब ने उसका जवाब नहीं दिया आपने, लेकिन मैं फिर आऊंगा इसके ऊपर। मैं जरा कायरा साहब से, कायरा साहब जो डिमांड रेज की हैं शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत से कि टैक्सेस वापस लें, मिल्क पाउडर के हवाले से जो उन्होंने और डिमांड रेज की हैं, मिनिमम सैलरी का, और जो उन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस का, सैलरीज का इजाफा तनख्वाहों में, वो सबको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल? डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, ये बात तो मेरी पार्लिमानी पार्टी बता सकेगी, लेकिन एक बात याद रखिए, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने एक बात तो बता दी ऑयल प्राइसिंग की, एक और बात थोड़ी सी ऐड करते चलिए। हमने जब आगाज किया था तो वर्ल्ड रिसेशन आया 2009 में, और मेरे दोनों साथी इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि वो वर्ष बहरान था जिसमें हमारा कसूर नहीं था, सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं था, अदरवाइज भी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर इतनी स्पेस नहीं रही थी, डिमांड श्रिंक हो गई थी, फिर भी हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, तो कोई शाबाश तो हमें भी मिलनी चाहिए उस मामले में। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर तनख्वाहें बढ़ाने में, पेंशनें बढ़ाने में, फलां करने में, ये काम करने में अगर
वो कहेंगे शहबाज शरीफ साहब, तो बिल्कुल बिलावल साहब ने तो उनको पहले ही कहा हुआ है कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हुकूमत के इस बजट में अवाम के रिलीफ के लिए आप जो बातें करेंगे और इनकी अवाम दुश्मनी को रोकने के लिए आप जो कोशिशें करेंगे, हमारी तरफ से आपको अनकंडीशनल सपोर्ट होगी, हम आपके साथ होंगे। और एक गुजारिश डॉक्टर साहब और भी है, ये गोरख धंधा बजट का हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, मैंने पहले गुजारिश की ना कि हर फाइनेंस मिनिस्टर यही कहता आया है, ये दोनों मेरे भाई फाइनेंस को डील करते रहे हैं, इनके पास पोर्टफोलियोज रहे हैं, ये भी यही कहते थे, इनसे पहले भी यही कहते थे, इनके बाद भी वाले नहीं कहते थे। आज नई गवर्नमेंट आ जाए, आज आने वाला बंदा जब अपना एनालिसिस करके बताएगा वो भी यही कहेगा कि मुल्क का खजाना खाली है, कर्जे के पहाड़ हैं, हम नंगी वो क्या कहते हैं ना, नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, सूरत हाल ये है। आज भी इस गवर्नमेंट ने जो अपना रेवेन्यू टारगेट रखा है, मेरे जैसे लेमैन को ये समझ नहीं आती। मैं तो आमदन खर्च के हिसाब से देखता हूँ ना, ये बारीकी से देखते हैं जरा कुलिया लगा के। अगर आप 5800 कुछ अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या एम्बिशियस है, अगर आप वो अचीव नहीं कर पाते, अगर आप वो नहीं अचीव कर पाते, वहां से कुछ 700-800 अरब का डेफिसिट शॉर्टफॉल आ गया आपका, तो वो कहाँ कवर होगा? वो कहाँ कवर होगा? आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है आप उसको कर्टेल करेंगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रुकेंगे, आप बजट आपका चूंकि गवर्नमेंट इस वक्त है इलेक्शन मोड में, इन्होंने इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट को सामने रखते हुए जो नई स्कीमें देनी है, तो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रुकेंगे, आपकी ग्रोथ रुकेगी। ठीक है, कहां से मुमकिन हो पाएगा? कहां से मुमकिन हो पाएगा ये बजट में? जरा रुके मेरे साथ, कह रहा मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम हुकूमतें यही कहती हैं कि हमें इस किस्म के हालात मिले थे, कुछ उसमें सदाकत भी होती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बुनियादी जो ढांचा है पाकिस्तान का माशी, उसके भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका हल किसी हुकूमत के पास नहीं है, सियासत की वजह से, जिनको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कहा जाता है पाकिस्तानी इकॉनमी की। इसकी जरा बात मैं कोशिश करता हूं करने की आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं 1 घंटा पहले आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी साहब की बहस और उनके आर्गूमेंट सुन रहा था। तलाल चौधरी साहब ने वहाँ पर बड़े वजन से, खासी कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा देखिए हमें कराची की क्या सूरत हाल मिली, बलूचिस्तान की क्या मिली, दहशतगर्दी हमें क्या मिली, एनर्जी का क्या क्राइसिस था, इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्राइसिस था, उसके बावजूद हमने 5.8% ग्रोथ करके दिखाई। इसका मतलब यह है, अगर इस बात को देखें कि हर सियासी जमात के पास अपना एक बयानिया है और अवाम, हमारे जो सुनने वाले नाज़रीन हैं, वो बिल्कुल ये नहीं समझ सकते कि किस सियासी जमात की कोई बेहतर इकनॉमिक परफॉर्मेंस रही है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के इस किस्म के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी फंडामेंटल मसले हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, जिनको कोई भी सियासी जमात एड्रेस ना करना चाहती है ना करती है, बिकॉज सब ने एक दूसरे के खिलाफ एक सतही बयानिया शेप करना होता है। और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं आपके स्टेट यूटिलिटीज़ के, PIA के, डिस्कोस के, स्टील मिल्स के, आपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन की सब चीज़ें, उसका कोई हल आपने भी नहीं निकाला। देखिए, एक चीज़ मोहित बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये आई थिंक सामने आनी चाहिए, क्योंकि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत क्लेम किया है कि पावर सेक्टर में उनकी बहुत बड़ी कामयाबियां हुई हैं। इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें देखें, एक तो उन्होंने चार्जशीट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट उनके भाई की गवर्नमेंट थी कि नेपरा जो था वो रेट जो दे रहा था वो डबल रेट था, और पंजाब ने जब वो किए तो वो उससे आधे रेट पे किए। सो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो नेपरा जो था वो किसके नीचे था और क्यों वो इतने बड़े बड़े रेट्स दे रहा था। और ये भी अब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये जितने भी पावर प्लांट्स लगे हैं, खा वो कोयले के हों या बिजली के इसके LNG के हों या थर्मल उसके सोलर के हों, इनकी प्राइसिंग जो है, इनकी कॉस्ट जो थी उसमें ओवर इनवॉइसिंग 300 से 400 मिलियन डॉलर तक की इजाफी प्राइस उस मॉडल्स में बिल्ड इन किसने की? कोई भी थी। और उसकी अभी इसका जवाब ले लें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से। हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब, 2 सवाल। मिफ्ता इस्माइल साहब जी, पावर प्रोडक्शन जो आपने की बड़ी महंगी और नेपरा के रेट, डॉक्टर ये तो अजीब जी, ये तो अजीब सी बात।
अजीब सी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नोज बेटर कि नेपरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो प्लांट लगाए वो नेपरा के रेट से कम लगाए। जो 3 प्लांट जो लगे थे बिक्की बलेकी हवेली, उसमें से 2 फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए, एक पंजाब हुकूमत ने लगाया। शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जो नेपरा ने इंडिपेंडेंट प्राइसिंग दी हुई थी 8 लाख कुछ हज़ार $50,000 पर मेगावाट की, हमने अल्लाह की मेहरबानी से 4,66,000 में लगा ली। नेपरा से तकरीबन 60% में लगा ली और $1.5 बिलियन बचा लिए। जो आज ये प्लांट बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर जो नफ़ा करेंगे वो हमारी वजह से होगा। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी कि 234 अरब रुपया बचाया है एलएनजी लाने से, टर्मिनल लगाने से, जिसकी वजह से शाहिद अब्बासी को और मुझको आपने जेल में बंद कराया। ये याद रखिएगा, 6 महीने हम लोगों को जेल में बंद किया है, जिस पे स्टेट बैंक कह रहा है कि 234 अरब रुपए। और सलमान शाह साहब तो वो चीज़ डिफेंड कर रहे हैं जो इमरान खान डिफेंड नहीं कर रहा है। सलमान शाह साहब तो वो डिफेंड कर रहे हैं जो शौकत तरीन डिफेंड नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि सत्यानाश कर दिया। इमरान खान ने अगर असद उमर को फायर किया है तो कोई वजह से किया होगा ना। इमरान खान ने अगर हफीज शेख को फायर किया है तो किस वजह से किया होगा। आपने किसने कहा था आपको कि 13% इंटरेस्ट ले जाए? किसने कहा था आपको कि 168 पे आप 3 दिन के अंदर लेके चले जाएं? और ये बात कहनी सलमान साहब को कि लोन शार्क्स हमको लोन दे रहे थे। सिटी बैंक मुझे अप्रैल में लोन ऑफर कर रहा था। अप्रैल के महीने के अंदर क्रेडिट स्विस ने पाकिस्तान की लोन री-रोल किए। इनके आने के बाद भी लोग देते रहे। ये तो रिसेशन जो था ये असद उमर ने फोर्स किया है पाकिस्तान के ऊपर इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये तो अब बात क्लियर हो गई है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर एक इतनी सी गुजारिश कर लूं कि जो बात असल में है वो ये है कि ये सारी बातें करना बेकार है जब तक कि आप इस बात को एड्रेस नहीं करें कि 2 करोड़ लोगों को इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद आपने खते गुर्बत से नीचे डाल दिया है। आज 1 करोड़ 30 लाख बच्चा भूखा सोएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अब सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कीमतें वापस आई हों। क्विकली मुझे फिर कायरा साहब के पास जी, जल्दी से। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह देना कि नेपरा एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ऑन पेपर तो वो ज़रूर होगा लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंगूठे के नीचे होता है। और वहाँ पे आपके जो मिनिस्टर ऑफ पावर थे उनकी डोमेन में अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाके नंदीपुर प्रोजेक्ट जो $300 मिलियन से बनना था उसको $800 मिलियन पे उन्होंने मुकम्मल किया और इन अ वे पावर सेक्टर को हाईजैक किया हुआ था। और जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने खुद भी बताया कि जीई का प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए और सीमेंस का प्रोजेक्ट उससे $70-80 मिलियन कम कीमत पे लगाया। तो पहले क्यों नहीं उसको क्यों नहीं कंसिडर किया? ये सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, इनको आप ब्रश साइड नहीं कर सकते। और जो आपने फ्यूल साइकिल्स लगाई तो नैब है ना, 3 साल से तो हरासा कर रही है नैब, 3 साल से तो जेल में डाल रही है। ये भी पूछ रहे, ये एकदम झूठ बात है, इल्जाम तराशी की बात है। अगर करप्शन देखनी है तो आज सलमान शाह के बॉस उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है। तो वो चीजें सारी आनी चाहिए ना कि क्यों नहीं सोलर जो ₹3 पे लग रहा है, सारी दुनिया में लग रहा है, मैक्सिको में, यूएई में, हर जगह पे सोलर की कीमत जो है $2-2.5 तक पहुंच गई थी। तो वो 14-15 रुपए और 22 रुपए और 7 रुपए ये इस तरह की रेंजेस की। जो लास्ट वर्ड कायरा साहब खत्म। जी बस आप दोनों माहिर मईशत में। जी कायरा साहब, योर लास्ट वर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि मेरे दोनों कलीग जो बातें कर रहे हैं उस बातों को ये टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के दौर में शहबाज शरीफ साहब, जिनका ये डोमेन नहीं था, वो पावर सेक्टर को डील करते रहे। इनडायरेक्टली वो पावर के वजीर ही रहे एक तरह। और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए, उसकी टेक्निकलिटी सलमान शाह साहब बयान कर रहे हैं। मैं तो आप एक और बताऊं, ये गवर्नमेंट हो या इससे पिछली हो या अगली हो, आने वाली गवर्नमेंट का भी मैं आपको अभी कह रहा हूँ, ये दोनों प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना तुक्का बता रहा हूँ आपको, कोई गवर्नमेंट यहां कामयाब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि हमारे कौमी आते दुरुस्त नहीं है, ना हमारे इलेक्शन के तरीकाकार दुरुस्त है, ना लोगों का वोट देने का तरीका दुरुस्त है, ना हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की तरफ गए हैं। और आज वर्ल्ड इकोनॉमी इसलिए फेल हो रही है और दुनिया में डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये जो एक्सट्रीमिज्म इस वक्त वक्त मेरा कायरा साहब खत्म हो गया। खूबसूरत बात की कायरा साहब ने कि ये मसाइल जो है वो पाकिस्तान के बड़े फंडामेंटल बुनियादी किस्म के हैं, किसी हुकूमत के पास इसका हल नहीं है, ब्लेम एक दूसरे को करते हैं। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।